आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संजय को मिली उम्र कैद की सजा, लेकिन परिवार नहीं है खुश। महाकुंभ हादसा, कोई साजिश नहीं, चाय बनाते वक्त सिलेंडर लीक होने से शिविर में लगी थी आग। अब वायरल हुए महाकुंभ में एमटेक बाबा, कभी 400 लोगों को देते थे सैलरी। 60% भारतीय फ्री के अनाज पर निर्भर, इतनी गरीबी किसी आर्थिक रूप से मजबूत देश की विशेषता नहीं। किशनगंज में आज सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा, 350 करोड़ की देंगे सौगात। अब सुकून से रोटी खा सकेंगे फिलिस्तीनी, 900 ट्रक गाजा में हुए दाखिल। ज्यादा खुश मत होना, ऐसा अंजाम होगा। सत्ता में आते ही ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को दे दी धमकी। खुशखबरी, नरम हुआ सोने चांदी का बाजार। सैफ पर हमला करने के बाद उसने फोन पर मुझे घटना की कहानी सुनाई। पुलिस की हिरासत में पांडे ने बताया सारा किस्सा। और नीरज चोपड़ा ने कितना लिया दहेज, कब हुई रिंग सेरेमनी और हल्दी, कितने थे मेहमान। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में पिछले साल अगस्त में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। संजय को इस मामले में शनिवार को दोषी करार दिया गया था। पिछले साल 8 से 9 अगस्त की रात हुई इस घटना के विरोध में देश में प्रदर्शन हुए थे। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि यह अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं आता, जिससे कि दोषी को मौत की सजा दी जा सके। कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 5 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए मुआवजा दे। हालांकि मृतक के परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम उम्र कैद से संतुष्ट नहीं है। सोमवार 20 जनवरी को सियालदा कोर्ट परिसर को कड़ी सुरक्षा घेरे के साथ तैयार किया गया था। पीड़ित के माता पिता कोर्ट रूम के एक कोने में बैठकर फैसला सुनने का इंतजार कर रहे थे। जज दोपहर 12:30 बजे कोर्ट में पहुंचे। जज ने उन्हें बार बार चेतावनी दी कि कोर्ट रूम के बाहर किसी प्रकार की अराजकता ना फैलाए। उन्होंने प्रतिवादी को कोर्ट रूम में लाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में क्षेत्र में लगी आग साजिश नहीं, हादसा थी। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है। अगलगी की घटना की प्रारंभिक जांच में कमेटी ने किसी भी तरह की साजिश की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। जांच में पता चला है कि गीता प्रेस की रसोई चाय बनाते वक्त सिलेंडर लीक होने से आग लगी थी। निर्णय लिया गया है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में रविवार को सेक्टर 19 में गीता प्रेस के शिविर में लगी आग की घटना में हुए नुकसान का आकलन संबंधित सेक्टर के मजिस्ट्रेट शिवेंद्र वर्मा करेंगे। इस संबंध में कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद की ओर से आदेश जारी किया गया है। घटनास्थल से मलबा हटाने का काम सोमवार को भी जारी रहा। मलबा हटाने के बाद दोबारा टेंट लगाने का काम शुरू किया जाएगा। सोमवार को नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने डीजी फायर अविनाश चौहान और मेले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें आग की घटना को लेकर समीक्षा की गई। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को कदम उठाने के निर्देश दिए। डीजी फायर ने भी घटनास्थल का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हुआ है। इसके शुरू होते ही ना जाने कितने साधु और साध्वी वायरल हो रहे हैं। पहले साध्वी हर्षा रिछारिया, फिर IIT बाबा अभय सिंह और अब एक और ऐसे ही बाबा फिर से वायरल हुए हैं। इनका नाम है दिगंबर कृष्ण गिरी। इन्हें लोग एमटेक बाबा कहते हैं। दरअसल इन बाबा ने एमटेक की पढ़ाई कर कई साल नामी कंपनियों में काम किया। 400 लोग इनके अंदर काम भी करते थे। एक न्यूज एजेंसी को एमटेक बाबा ने अपने जीवन से जुड़ी कई बातें बताई जो कि वाकई हैरान कर देने वाली है। एमटेक बाबा ने बताया है कि 2010 में उन्होंने संन्यास लिया। 2019 में वो नागा साधु बने। हरिद्वार में 10 दिन तक भीख मांगी। कभी लाखों रुपए महीने भी कमाते थे। 4000 लोगों को सैलरी बांटते थे। एमटेक बाबा उर्फ दिगंबर कृष्ण गिरी ने जीवन पर गौर करें तो उनका जन्म दक्षिण भारत में तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी से एमटेक की पढ़ाई की। इसके बाद कई नामी कंपनियों में काम किया। आखिरी नौकरी उन्होंने दिल्ली में की थी, जहां वह एक निजी कंपनी में एक अच्छे पद पर थे। उनके अंदर करीब 400 से अधिक लोग काम कर रहे थे।
पिछले दिनों हफ्ते में 70 घंटे काम को लेकर बयान देने वाले एनआर नारायण मूर्ति ने फिर से काम के लंबे घंटों को लेकर अपनी बात रखी है। जब उन्होंने सप्ताह में 70 घंटे काम को लेकर बयान दिया था, उस समय उन्हें सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। अब उस पर नारायण मूर्ति ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोई भी किसी से लंबे समय तक काम कराने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन हर किसी को यह खुद से समझने और सोचने की जरूरत है। उन्होंने बताया है कि मैंने इंफोसिस में 40 साल से ज्यादा तक हफ्ते में 70 घंटे से ज्यादा समय तक काम किया। उन्होंने कहा, इस तरह के मामलों पर हमें बहस करने की बजाय खुद से विचार करने की जरूरत है। मूर्ति ने कहा, मैं सुबह 6:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता था और रात 8:30 बजे निकलता था। यह पूरी तरह सच है और मैंने ऐसा ही किया है, इसलिए कोई नहीं कह सकता है कि यह गलत है। उन्होंने कहा, मैंने 40 साल से भी ज्यादा ऐसा किया है। बिहार में इन दिनों प्रगति यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज किशनगंज में होंगे। बता दें कि यात्रा के तीसरे चरण में सीएम नीतीश कुमार आज किशनगंज पहुंचेंगे, जहां वह करीब 350 करोड़ की सौगात देंगे। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का तीसरा चरण चल रहा है, जबकि सीएम 2 चरणों की यात्रा पहले कर चुके हैं। लिहाजा अब उनकी यात्रा का तीसरा चरण चल रहा है, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के किशनगंज की यात्रा करेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के किशनगंज आगमन को लेकर पहले से ही कार्यक्रम तय कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार कटहल डांगी में प्राथमिक विद्यालय, अल्पसंख्यक टोला भ्रमण, अल्पसंख्यक संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभुकों के बीच वितरण, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन, जीविका भवन व सामुदायिक शौचालय का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रस्तावित ठाकुरगंज बाईपास रोड संबंधित समस्या का राज्य व जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ अवलोकन भी करेंगे। गाजा के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। धीरे धीरे अब फिलिस्तीनियों के लिए खाना, पानी और दूसरी जरूरी चीजें पहुंच रही है। तकरीबन 900 ट्रक जरूरी सामानों को लेकर सोमवार गाजा पहुंचे। यूनाइटेड नेशंस ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि यह हर रोज के टारगेट से कई ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यालय ने कहा, जिंदा बचे लोगों को मदद मुहैया कराने के लिए तैयार की गई बढ़ोतरी के तहत गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंच। इजरायली अधिकारियों और सीज फायर समझौते के गारंटरों से बातचीत के जरिए से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार 915 ट्रक गाजा में दाखिल हुए। गाजा में सीज फायर इतवार को हुआ था। इस दौरान 630 ट्रक लोगों की मदद के लिए पहुंचे थे। इजराइल और हमास के बीच शुरुआती 42 दिनों के सीज फायर का मकसद 15 महीने की जंग के बाद गाजा के लिए जरूरी सहायता में इजाफा करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में हैं। उन्होंने सबसे पहले ओवल ऑफिस पहुंचकर कई कार्यकारी आदेशों पर साइन किए। बाइडेन सरकार के कई फैसलों को पलटा गया तो कई नए फैसलों को मंजूरी दी गई। लेकिन अब खबर है कि ट्रंप ने ब्रिक्स को चुनौती दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देश के समूह को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ब्रिक्स अमेरिका विरोधी नीतियां लाता है तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे और वे खुश नहीं रह पाएंगे। ट्रंप ने कहा है कि इन देशों ने अमेरिका के हितों के विपरीत कई चीजें करने की कोशिश की। अगर ये देश ऐसे भी ऐसा कर रहे हैं तो फिर उनके साथ जो होगा उसके बाद वे देश खुश नहीं रह पाएंगे। बता दें कि ब्रिक्स में भारत भी शामिल है। ट्रंप ने पिछले महीने दिसंबर में भी ब्रिक्स देशों को धमकी देते हुए कहा था कि अगर ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने का प्रयास किया तो वे उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। उनकी यह धमकी ब्रिक्स संगठनों में शामिल देशों के लिए है, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। देश भर में महाकुंभ की रौनक दिख रही है, जिसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं की तीर्थ नगरी प्रयागराज में भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच खरमास भी खत्म हो गया है, जिसके बाद से अब फिर शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। इन सबके बीच सोना लगातार उछाल मार रहा है, जो अब गिरावट की ओर है। इसके साथ ही अमेरिकन फेडरल रिजर्व के नियमों में बदलाव का भी सोने के बाजार में खासा असर पड़ता दिख रहा है। इसी वजह से सोने चांदी के भाव में लगातार अस्थिरता देखी जा रही है। अब अगर आप भी सोने की खरीद करना चाहते हैं तो इसके भाव जरूर जान ले। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में सोमवार को भी काफी हलचल नजर आई है।
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इस आरोपी को थाने से कैसे पकड़ा इसकी कहानी भी सुनाई है, लेकिन उस आरोपी तक पहुंचने में जिस शख्स ने पुलिस की मदद की उसका नाम जितेंद्र पांडे है। बता दें कि पिछली रिपोर्ट में यह बताया गया था कि वर्ली में सेंचुरी मिल के पास एक स्टॉल पर पराठे और पानी की बोतल खरीदने के लिए गूगल पे के जरिए किए गए यूपीआई पेमेंट से आरोपी पकड़ा गया। खबर थी कि फोन से पे करने के बाद ही पुलिस ने इस मोबाइल नंबर की लोकेशन तलाश की जो थाने में लेबर कैंप के पास एक घने मैंग्रोव क्लस्टर में मिली, लेकिन इस मोबाइल नंबर तक पुलिस को पहुंचाने वाला शख्स जितेंद्र था। लेबर कंस्ट्रक्शन के तौर पर काम करने वाले जितेंद्र पांडे ने इस केस में मुंबई पुलिस की सबसे अधिक मदद की है। गुरुवार रात को हुई इस घटना के बाद से आरोपी कई घंटों तक हाथ में आने से बच रहा था। पुलिस क्राइम ब्रांच लोकल पुलिस की टीमों का गठन कर आरोपी का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने इसके लिए 35 से ज्यादा टीमें बनाई थी। आखिरकार उन्हें सफलता मिली और आरोपी उनके कब्जे में आ गया। ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध चुके हैं। नीरज चोपड़ा ने गुपचुप तरीके से शादी की जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। नीरज चोपड़ा ने सोनीपत जिले के लारसौली गांव की रहने वाली हिमानी से शादी की। नीरज ने शादी के बाद खुद सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी। नीरज ने अचानक शादी की खबर देकर फैंस को चौंका दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं नीरज चोपड़ा ने कितनी दहेज लिया है? रिपोर्ट के मुताबिक हिमानी के पिता चंद्रराम मोर और मां मीना ने बताया है कि नीरज और हिमानी की शादी 1 रुपए में हुई है। शादी से पहले तय हो गया था कि 1 रुपए का रिश्ता, 1 रुपए का दाम और 1 रुपए की विदाई होगी। 1 रुपए के अलावा कपड़े, सामान सहित कुछ भी दान दहेज नहीं लिया गया। साथ ही शादी का ड्रेस कोड हरियाणवी था। पुरुषों ने धोती कुर्ता पहन रखा था और महिलाओं ने घाघरा, दामन व कंठी पहनी। नीरज ने हिमानी से हिमाचल की वादियों में शादी की। बीते 14 जनवरी को रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम हुआ। इसके बाद 15 जनवरी को दिन में हल्दी और रात को मेहंदी के साथ डीजे नाइट का प्रोग्राम हुआ। 16 जनवरी को दोपहर में फेरे के बाद शाम को विदाई हो गई। दोनों परिवारों को मिलाकर कुल 60 लोग शादी समारोह में शामिल हुए थे।